हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। और आज हम लोग करेंगे आईपीओ का रिव्यू। आज आपके लिए बहुत मसाला है क्योंकि चार चार आईपीओ का रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ, जो 4 तारीख को मतलब कल से खुल रहे हैं। और इन चारों में से किस में आपने पैसे लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। डिसीजन आपको खुद को ही लेना है। लेकिन क्यों कोई आईपीओ अच्छा है, क्यों कोई बुरा है, या किसी में क्या खामी है, किसी में क्या अच्छाई है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आपको मैं ले चलता हूँ रिव्यू के लिए। तो मैं राकेश रेजा ट्रेडिंग सिस्टम तथा ग्रोथ फैक्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिट एलएलपी के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक डिस्क्लेमर के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी तरह किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ मैं जो भी कह रहा हूँ वो अपनी स्टडी के बेस पे कह रहा हूँ। और ये जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये अपने आप रिस्क ये आप अपनी रिस्क समझकर इसमें इन्वेस्ट करते हो। यहाँ मैं जो भी कह रहा हूँ ये एक स्टडी पर्पस के हिसाब से, मेरे अपनी समझ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं इसको किसी भी तरह से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कह रहा हूँ। आप इसको एडवाइस की तरह मत लीजिए, आप इसको एजुकेशन के हिसाब से लीजिए। आप अपनी समझ से अपने फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी डिसीजन से आपको होने वाला फ़ायदा या नुकसान, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चलो, ये था डिस्क्लेमर। आगे चलते हैं। तो पहला जो आईपीओ है मेरा, वो कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का है। देखो, इसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं कि करीब करीब 1000 से ज़्यादा ही इन लोग के रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं और 500 से आसपास इनके पैथोलॉजी सेंटर्स हैं। ये महीने में करीब करीब 70,000 सीटी या एमआरआई स्कैन करते हैं। 5 लाख से ज़्यादा इनके एक्सरेज होते हैं। और इनके पास में एक अच्छा 1000 लोगों का एम्प्लॉय का टीम है, जो कि प्रॉपरली ट्रेंड है। एडवांस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स और पैथोलॉजी लैब्स हैं इनके सेंटर्स में। और हाँ, एक चीज़ और ऐड करूँगा, 5 लाख से ज़्यादा इनकी लैब्स में, जो पैथोलॉजी लैब्स के भी इनका मंथली कस्टमर बेस है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो है इसका अगर हम लोग देखेंगे कि पैंडेमिक में खास करके जब अच्छा बिजनेस होना चाहिए था, तो इनका जो बिजनेस था पैंडेमिक में भी उतना अच्छा नहीं रहा। फिर ये बेसिकली काम करते हैं पीपीपी बेस पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस पर, जहाँ से इनका पब्लिक सर्विस मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इनकी स्कीम्स है उसके साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं। और इनका ज़्यादातर जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो वहीं से आ रहा है। और इसी वजह से उनका डिपेंडेंसी इस बात पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो पब्लिक सर्विस की बात होती है, यहाँ गवर्नमेंट अक्सर अपने रूल्स बदलते रहती है और नए नए रूल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये इनके लिए एक रिस्क वाली बात होती है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करने वाली बात जो है कि इस आईपीओ के आने के बाद में प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो केवल 27% रह जाएगा। मतलब कोई खास हिस्सेदारी इसमें नहीं रह जाएगी। इसका मतलब है वो इसमें से बाहर निकल रहे, काफ़ी कुछ हिस्सा इसमें बेच रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए मतलब कंसर्न है कि ऐसा क्यों क्यों वो अपना इतना हिस्सा बेचना चाहते हैं।
इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं इनका फिनेंशियल्स, तो अ, इसमें हम लोग अगर ये देखेंगे कि इनकी जो टोटल एसेट्स है वो 19 से 20 में तो बढ़ी है, लेकिन 20 से 21 में कम हुई है। इनका रेवेन्यू भी आपका 1900 से लेके 20 में काफ़ी बढ़ा, लेकिन 2020 से लेके 2021 के बीच में इनका रेवेन्यू कम हो गया, जबकि ये बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पैंडेमिक में इनके पास में ज़्यादा केसेस आना चाहिए थे, ज़्यादा इनको बिजनेस मिलना चाहिए था। हमने देखा है बाकी इनके जो राइवल्स हैं, उन लोग ने थायरोकेयर या मेट्रोपोलिस, इनके रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले साल भर में, ये इनके अगेंस्ट जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही वो है कि आपका बिजनेस कम हुआ है, आपका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कई गुना बढ़ गया है। आप प्रॉफिट लॉस में से अचानक से बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए हो। तो ये चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। आपको करना है, नहीं करना है, ये आपकी मर्जी। नेक्स्ट जो है देवयानी का, इसके जो सॉरी, इसके पहले कि मैं इसके आईपीओ डिटेल्स बता दूं कृष्णा के। ये देखिए, ये सारे जो आईपीओ हैं वो 4 तारीख को खुल रहे हैं और 6 तारीख को बंद हो रहे हैं। तो ये जो आईपीओ है कृष्णा का, कृष्णा डायग्नोस्टिक का, ये 1213 करोड़ का है, 400 करोड़ ये इसमें फ्रेश इशू है, और 813 करोड़ का ये एफपीओ है, ओएफपी है, ओएफएस है। ओएफएस मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो अपने हिस्सेदारी इसमें बेच रहे हैं। तो जितना बड़ा नया इशू नहीं आ रहा है, उससे दुगना पैसा ये लोग अपना डाइल्यूट कर रहे हैं। ये मेरे लिए कंसर्न है। फेस वैल्यू ₹5 है, और प्राइस बैंड 933 से लेके 954, मतलब 932 टू 954 ये है। इसमें एक ही अच्छी बात है कि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है, और मुझे नहीं पता कि ये ऐसे कंडीशन में जो बाकी 90% है वो जो डीआईआई या एनआईआई जो उनको जाने वाला है वो कैसे भरेगा। लेकिन जहाँ तक है केवल आम पब्लिक के लिए इसमें सिर्फ 10% का हिस्सा आपको मिलने वाला है, मतलब सिर्फ 121 करोड़ के लिए, ये पब्लिक के लिए। बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। तो नेक्स्ट देखते हैं देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल ये जो एक सब्सिडरी है ऑफ आरजे कॉर्प, जो पेप्सी के सबसे बड़े बॉटलर का काम करती है। दे आर द लार्जेस्ट बॉटलर फॉर पेप्सी। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये इनका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। 264 केएफसी के स्टोर्स हैं, 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स हैं, और 44 कोस्टा कॉफ़ी, मतलब इनका एक और जो ब्रांड है, और जो जिसमें टैको बेल जो इनका ब्रांड है वो, उसके ये स्टोर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क इनके पास में है। इनके पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, मतलब हम लोग देखेंगे तो अलग अलग केएफसी इज इन बेसिकली, आपको मालूम है फ्राइड चिकन से रिलेटेड बर्गर, और वो अ, इस टाइप के इनके प्रोडक्ट हैं। अगर पिज़्ज़ा हट ये पिज़्ज़ा से है, तो इनके पास में हर टाइप का एक पोर्टफोलियो है। तो अलग अलग टाइप के किस्म के लोग अलग अलग उनके चॉइस के हिसाब से इनको ऑर्डर आती रहती है। तो इनका बिजनेस इसमें अच्छा है। फिर ये यम ब्रांड्स के इंडिया में सबसे बड़े फ्रेंचाइज हैं। अभी सबसे बड़े फ्रेंचाइज होने का मतलब ये है कि अभी दूसरे कौन है, तो यम ब्रांड्स खुद भी बहुत सारे अपने जो स्टोर्स हैं केएफसी के और पिज़्ज़ा हट्स के,
वो खुद भी चलाते हैं। इनका जो खुद के भी 2 ब्रांड हैं, जो वैंगो और फूड स्ट्रीट के नाम से हैं, जो ब्रेवरेज और इसमें फूड्स में है। तो इनके अपने खुद के भी 2 ब्रांड हैं। और जो फिनेंशियल इनका जो एक और जो ये है स्ट्रेंथ है, वो है इनका जो कैश फ्लो है, उनका मैनेजमेंट उसका बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो क्या है। देखिए, इनका 2 साल से, मतलब जब से ये पैंडमिक हुआ है, अगर हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 साल देख लेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग देखेंगे तो दो फाइनेंशियल ईयर्स से हम लोग देखेंगे कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है और इनका बिजनेस गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो पैंडमिक अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है। और चूंकि ये एक फ्रेंचाइज है, इनका पूरा बिजनेस फ्रेंचाइजी पे चलता है। और फ्रेंचाइजी ये एवरी ईयर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, या जब तक आपका चल रहा है। अगर किसी वजह से मेन फ्रेंचाइज यम से इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोस्टा कॉफी से इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और इनका पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो ये इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वैसे ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि होता नहीं है। हमने देखा है कि पीछे जो मैकडोनल्ड्स है, उनके एक बहुत बड़े फ्रेंचाइज है, मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी जो थे विक्रम बख्शी। और इनकी थी एक कनॉट प्लेस रेस्टोरेंट्स करके, जो इनका एक कंपनी हुआ करती थी, जो मैकडोनल्ड्स के लिए एक बड़े मास्टर फ्रेंचाइजी का काम करते थे। लेकिन उनका दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ और फाइनली मैकडोनल्ड्स ने उनसे सारी की सारी फ्रेंचाइजी वापस ले ली। तो ऐसा नहीं कि होता नहीं, तो ये डिपेंडेंसी जब तक है तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रिस्क है, ये हो सकती है। अगर हम लोग इनका फिनेंशियल्स देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये करीब करीब अभी 1997 से ये काम कर रहे हैं, तो करीब करीब 21 ईयर्स हो गए, 24 ईयर्स हो गए। लेकिन ये अभी भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट नहीं करना, ये इनके लिए एक बड़ा इशू है। लेकिन इनका रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका अभी तक नहीं आ रहा है, और ये बड़ा एक कंसर्न है। अब ये चीज़ है कि ऐसे बिजनेस में इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, उसमें से केवल अगर हम लोग देखते हैं तो जुबिलेंट फूड है, वो प्रॉफिट में ज़रूर है। लेकिन इनके अदर जो कंपटीटर्स हैं, चाहे वो बर्गर किंग हो या वेस्ट लाइफ हो, ये वो लोग भी अभी तक पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो हो सकता है इंडस्ट्री में ये आम बात हो, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी ये पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। आईपीओ साइज इनका 1838 करोड़ का है, 1838 करोड़, जिसमें से नया जो इशू है वो 440 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल इसमें भी 1398 करोड़ का है। मतलब ये अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें देखिए, दो अलग अलग चीज़ें। पिछले इसमें जो हमने देखा, वहाँ इशू ये था कि जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी वो घट के केवल 27% रह रही है। वो केस यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब इनका ये अपने हिस्से में से बेच रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी हिस्सेदारी अच्छी खासी है। उसके बाद में केवल 10% रिटेल्स के लिए, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 184 करोड़ इज रिजर्व फॉर आम निवेशक के लिए है। तो ये जो है, ये मुझे अट्रैक्टिव लगता है, एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग पर्पस। लिस्टिंग में तो आपको इसमें अच्छा खासा गेन हो सकता है, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अच्छा खासा है, यहाँ करीब करीब 40-50 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 50% का यहाँ आपको गेन लिस्टिंग में हो सकता है।
तो यहाँ मैं अप्लाई करूँगा जी, मैं ज़रूर इसमें अप्लाई करूँगा। मैं इसमें आगे खड़ा रहूँगा या नहीं खड़ा रहूँगा, ये डिपेंड करता है कि ये बात में इसकी चाल कैसी रहती है। मैं इसमें अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन लिस्टिंग गेन ज़रूर आपको इसमें मिलते हुए दिख सकते हैं। तीसरा जो आईपीओ है जो लिस्ट होने जा रहा है कल, वो है एक्सारो टाइल्स। इनफैक्ट नॉट लिस्ट, कल ओपन हो रहा है, लिस्टिंग बाद में होगी। तो एक्सारो टाइल्स में क्या है, इसकी कौन सी बातें जो इसके फेवर में जाती हैं, तो वो एक है एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, काफ़ी मतलब इनको अच्छा खासा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टाइल्स के बिजनेस का। इनके पास में बहुत बड़ी वैरायटी है, करीब करीब 600 डिज़ाइंस की इनके पास में चॉइस है जो विट्रीफाइड टाइल्स की। डीलर्स का इनका 2000 प्लस रजिस्टर्ड डीलर्स का इनका नेटवर्क है, और पूरे इंडिया भर में ये फैले हुए हैं। इंटरनेशनल भी इनका प्रेजेंस है, करीब करीब 13 डेज में, ये 13 कंट्रीज में ये अपना टाइल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। तो ये जो है ये एक इनकी बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि इसमें बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे जैसे सोमानी सिरामिक है, और बहुत सारे नाम हैं जो इसमें अपना मतलब इन बिजनेस पे इनका अच्छा खासा कब्जा है। तो अब दूसरा जो चीज़ है जो इनके अगेंस्ट जाती है कि प्राइसेस में इनका मतलब जैसे फ्यूल चार्ज हम लोग जो बोलते हैं डीजल है ये, या उसके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, इसके ऊपर इनका डायरेक्ट असर पड़ता है। तो रॉ मटेरियल जो है उससे और फ्यूल चार्जेस से इनके इसमें डायरेक्ट असर पड़ता है। वैसे तो किसी भी इंडस्ट्री में पड़ता है, पर ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। बट अदरवाइज एक अच्छा एक आईपीओ है यहाँ। एक शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम आप पैसे लगा सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग जो देखेंगे कि इसके फेवर में जा रही है, वो ये है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो पिछले कई सालों के रिसेशन के बाद में अभी कुछ उसमें हलचल दिख रही है, कुछ अच्छी मतलब हाँ, सेल उसमें आते हुए दिख रही है। तो अगर फ्लैट्स और ये सब बिकना चालू हो जाता है और रियल एस्टेट में अच्छी तेजी आती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर एक्सारो को भी मिलेगा। इनका अगर हम लोग फिनेंशियल्स देखेंगे तो एसेट्स में इन लोग इनकी का मतलब कंटिन्यूस बढ़ोतरी हुई है, और रेवेन्यू भी इनका बढ़ता हुआ हम देखते हैं। साल दर साल इनका रेवेन्यू में बढ़त आई हुई है, और टैक्स भी इनका सॉरी प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ दिखता है। तो फाइनेंशियल्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो और इनका जो अनुभव है ये है, इनका जो प्रेजेंस है इंटरनेशनली, ये सारी बातों को अगर हम लोग देखते हैं तो आपको ज़रूर से इसमें पैसा लगाना चाहिए, मैं भी लगाऊंगा इसमें। ये एक बहुत छोटा सा आईपीओ है, केवल 161 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश 143 करोड़ की नई इक्विटी आ रही है, और जो प्रमोटर्स है वो केवल 26 करोड़ के अपना डाइल्यूशन कर रहे हैं। इसमें से 40% जो पोर्शन है वो आम पब्लिक के लिए खुला रखा है, रिटेल निवेशक के लिए खुला है। तो 40% का मतलब हो गया है करीब करीब 64 करोड़ का यह है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा एक आईपीओ है, और इसमें आपको चांस भी बहुत कम है कि पैसा लगे, आपको कोई आपकी लॉटरी लग जाए। लेकिन लग गई तो आपको अच्छा खासा इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो एक्सारो आपके लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है, आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
चौथा जो है विंडलास बायोटेक। देखिए ये एक फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, और इनका अपना मतलब स्ट्रॉन्ग फोकस है क्रोनिक थेरेपेटिक कैटेगरी में। इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग की दो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और अच्छा खासा प्रमोशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है प्रोमोटर्स को। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इनके पास में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और इनके इनका जो फिनेंशियल्स है वो भी काफ़ी रोबस्ट है। कंसर्न क्या है, तो अगर मैं इनका जो डॉक्यूमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ मुझे एक चीज़ दिखती है कि यहाँ जो अभी एक नई कंपटीशन इस फील्ड में आई है, और काफ़ी लोग इस फील्ड में आ गए हैं। तो जब काफ़ी लोग आने की वजह से इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, और उस कंपटीशन के रहते आप अगर आप नए नए प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं लेकर आते, तो आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक R&D जो सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इनका जो R&D पे जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है। ये इनके लिए बाद में एक इशू बन सकता है कंपटीशन के चलते हो, तो वो एक इनके निगेटिव जाती है। अगर इनके फिनेंशियल्स को भी मैं देखता हूँ, तो अ, मुझे ये उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखती है। अब इनका जो 2019 का हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत 63 करोर्स है। बाकी समय में ये 11, 16, 15 के आसपास है, क्योंकि ये इन्होंने एक अपना जो यूनिट है विंडलास का, वो कैडिला को बेचा है, इसलिए उनके पास में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ इनकम आया है, शायद उसी की वजह से ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अदरवाइज प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। रेवेन्यू इनका 357, 312, 331, तो इस साल ज़रूर उनका रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन एसेट में कमी आई है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है डेटा, इसको समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं राय ये दूंगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग गेन, क्योंकि आगे चल के रियल में ये चलेगा नहीं चलेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब इनके ऐसे बहुत सारी कंपनियां अभी इसी महीने आपको आते हुए दिखेंगी, जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अभी इनका जो आईपीओ साइज़ है वो है 401 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश जो इशू है, फ्रेश इक्विटी है 165 करोड़ की आने वाली है। 236 करोड़ प्रोमोटर्स डाइल्यूट कर रहे हैं, और 35% ये रिटेल पोर्शन के लिए रिजर्व है। तो अगर हम लोग 35% रखते हैं, तो करीब करीब 150 या 140 करोड़ का ये इशू है पब्लिक के लिए। तो ये भी काफ़ी छोटा है। तो इश्यूज काफ़ी छोटे छोटे हैं, और उस हिसाब से पैसे लगाने वाले काफ़ी लोग रहेंगे। आजकल बिल्कुल लोग आईपीओ में पैसे बिना सोचे समझे लगा रहे हैं, और हो सकता है इसका कुछ असर नेगेटिव भी दिखाई दे, क्योंकि इसी महीने में करीब करीब 11 से 14 आईपीओ आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको बहुत चूजी होके लगाना है, क्योंकि आप हर जगह पैसे नहीं लगा सकते। तो राइट जगह पैसे लगाइए, आप पैसे को मैनेज कीजिए। अगर आपका नहीं लगता है तो आपको वापस से उसी को वापस अगले बार करना है, तो आप कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे ये आपके ऊपर है। इसमें से एक के लिए मेरा बिल्कुल ना है, वो है कृष्णा। बाकी तीन में से मेरे फेवरेट जो रहेंगे वो देवयानी और एक्सारो है, और मेरा विंड लैब्स है वो उसको सेकंड ऑप्शन में रखूंगा। तो अब इस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ पैसे लगाना है, और आप जब इसमें से लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप पैसे अपना फंड कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि जब आप
इसमें से अगर नहीं लगता है तो वापस जो पैसा मिलेगा उसको आप, क्योंकि 9th को वापस से 2 इश्यूज आ रहे हैं और उसके बाद में भी हमको और भी इश्यूज आते हुए दिखने वाले हैं, करीब करीब 5 इश्यूज उसके बाद भी आएंगे। तो आप फंड को मैनेज कीजिए प्रॉपरली और सब में पैसे मतलब ब्लाइंडली आप सब में मत लगाइए, अच्छे इश्यूज में पैसे लगाइए, वहाँ अगर मिलता है तो आपको फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है। तो ये था मेरा रिव्यू इस आईपीओस के लिए। मुझे लगता है कि आप, अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बार बार बनाऊं और बार बार आपको एक अपने एनालिसिस से और अपने अंदाज से आपको अवगत कराऊं कि कहाँ आपके लिए मौका बनता है, कहाँ नहीं बनता है। लेकिन फिर लास्ट में एक बार और कहना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और एनालिस्ट। तो मेरी राय को ध्यान में रख के पूरी तरह से अपना डिसीजन मत लीजिए, आपका डिसीजन आपका है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी और से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको होने वाला फ़ायदा और आपका होने वाला नुकसान, इसके लिए आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार होंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसे ही वीडियो लेकर अगले वीक में। बाय बाय।